अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की रहमतों, बरकतों और सआदतों का बखूबी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम एक हदीस मुबारक का तज़किरा करेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो भी हदीस मुबारक पेश की जाएगी वो खुलासा होगा। अगर कोई कमी पेशी हो जाती है तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे माफ़ फरमाए। आज के हदीस मुबारक हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास रमज़ान आया और उसने रोज़े ना रखे वो शक्की है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास वालिदैन दोनों या एक हों और वो उनके साथ एहसान ना करे वो भी शक्की है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दरूद ना पड़े वो शक्की है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज की इस हदीस मुबारक को अगर हम समझें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस मुबारक है। अगर पहले हिस्से को देखा जाए तो पहले हिस्से में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास रमज़ान आए और वो रोज़े ना रखे। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ, रोज़े ना रखने से मुराद बगैर किसी शरई उज़र के रोज़ा छोड़ना है। यानी कि अगर किसी को कोई शरई उज़र नहीं है और वो जानबूझ के रोज़ा छोड़ दे तो वो शक्की है, और शक्की से मुराद है बदबख्त। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इतने हेल्दी होने के बावजूद अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो वो याद रखे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि जिसके पास रमज़ान आए और वो बगैर किसी शरई उज़र के रोज़ा ना रखे वो शक्की है। और दूसरा पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे पार्ट में फरमाया गया है कि जिसके पास वालिदैन दोनों या कोई एक हो और उनके पास एहसान ना करे, उनके साथ एहसान ना करे, वो भी बड़ा बदबख्त है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर हम अपने माशरे में देखें, इर्द गिर्द देखें, तो हमारे पास कई यहाँ ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि कई यहाँ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। काइंडली ख्याल करें, कहीं आप उनमें शुमार तो नहीं करते, कहीं आपका शुमार उनमें तो नहीं है। अगर आपका शुमार उनमें है तो आज ही अपने वालिदैन से माफ़ी मांग लें। मैंने देखा है खुद ही, स्टूडेंट्स टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बॉस की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। इवन दैट कि एक साल का अगर कोई सीनियर है तो उसकी भी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। खुदारा अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग लें, वरना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाज़ेह है कि जिसने अपने वालिदैन दोनों या किसी एक को पाया और उनके साथ एहसान ना किया तो वो बदबख्त है, वो शक्की है। इवन दैट आप ये जो सेल यूज़ कर रहे हैं, ये जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी आपके पेरेंट्स की ही है। तो काइंडली अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें। और तीसरे पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की गई है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना पड़े तो वो बदबख्त है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अगर हम देखें तो आजकल ये बात हमारे दरमियान आम हो चुकी है। हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सुनते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ते। खुदारा अगर ऐसी कोई बात है तो इससे भी इज्तनाब करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे और आपको रोज़े रखने, सही मायने में रोज़े रखने, वालिदैन की रिस्पेक्ट करने और जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। आज के लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है लैमिस थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम है आपके पास दो तरीकों से, ऑलमोस्ट तीन तरीकों से आ सकता है। पहले मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ, तीसरा तरीका थोड़ा ठहर के मैं आपको बताऊंगा। आपके पास एक तरीका आ सकता है स्टेट एंड प्रूव लैमिस थ्योरम, दूसरा ये आपके पास कुछ इस तरह आ सकता है इफ पार्टिकल, या इस तरह भी आ सकता है अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस या कंकरेंट फोर्सेस, show that each force has magnitude proportional to the sine of angle between other two. Students, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप उसको पहले समझें। अगर आप देखें तो आपको एक तो वाज़ेह कहा गया कि स्टेट एंड प्रूव लैमिस थ्योरम आ जाता है, तो आप इसकी पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप इसको प्रूव करेंगे। अगर जस्ट आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है तो पहले आप स्टेटमेंट को तो समझें। स्टेटमेंट के पहले हिस्से में कहा गया इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस या कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट भी वर्ड आ सकता है, वैसे आपके पास थ्री फोर्सेस लिखा हुआ है। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम क्या है?
बेसिकली मैं आपको वैसे इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती है, एक होता है स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक्स इक्विलिब्रियम। लेकिन मैं जस्ट आपको स्टैटिक्स के बारे में बताऊंगा बिकॉज हमने जब ये स्टार्ट किया था कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो स्टैटिक्स है उससे रिलेटेड है। ओके, इक्विलिब्रियम क्या है? मैं कहता हूँ कि सपोज दैट मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो, इवन दैट कि उस पर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई की जा रही हो डिफरेंट डायरेक्शन से, तो उस पार्टिकल को, उस बॉडी को, उस जर्रे को हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। सो दैट ये बोर्ड मार्कर है, मैं एक यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखिए डिफरेंट डायरेक्शन है, लेकिन ये बोर्ड मार्कर रेस्ट की फॉर्म में है। अगर किसी पार्टिकल पर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई की जाए और वो रेस्ट की फॉर्म में रहे तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक ये होती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मीन टू से रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ टॉर्क या समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। लेकिन हम जस्ट यहाँ पर सम ऑफ ऑल फोर्सेस को स्टडी करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी। अब हम कैसे लिखेंगे जरा देखिए। पहले आपने लिखना है सपोज दैट we have a force P, another force Q, and third force is R. आपने लिखना है suppose we have force P, Q, R acts at a point. ओके, यहाँ तक लिखने के बाद आपने लिखना है कि as given, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में दिया गया है if a particle is in equilibrium under the action of three forces, आप कहेंगे as given a particle is in equilibrium under the action of forces या under the action of in these three forces, so हम इसको लिख सकते हैं। आपने लिखना है if a particle, suppose that we have a force P, Q, R acts at a point, at a particle O, acts at a point O, और इसके बाद आपने लिखना है जब ये पॉइंट O पर एक्ट कर रही है तो ड्यू टू द गिवन स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, तो आपका सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा, P प्लस Q इक्वल 0। ये मैंने क्यों लिखा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको कहा गया कि ये पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होता है तो उसकी सम ऑफ ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। इसके बाद आपने इसके सपोज करें कि एंगल बिटवीन Q R इज इक्वल टू अल्फा, एंगल बिटवीन R P इज इक्वल टू बीटा, एंड एंगल बिटवीन P Q इज गैमा। आपने क्या लिखना है, पहले तो आप ये लिखेंगे सपोज दैट वी हैव फोर्स P Q R acts at a point O according to given statement या according to given statement if a particle is in equilibrium under the action of forces due to this P plus Q plus R is equal to 0। उसके बाद आपने लिखना है कि suppose that we have angle alpha between Q and R, angle beta between R and P, and angle gamma between P and Q। ओके, ये लिखना है। इसके बाद अगर आप इस स्टेटमेंट में दूसरे शब्द समझें तो उसमें कहा गया कि ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। इस बात को अगर समझना चाहते हैं तो पहले आपको प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में समझाऊंगा। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, सपोज दैट मैं कहता हूं x इज प्रोपोर्शनल टू y। आपको पता होगा कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, x इज इक्वल टू ky। हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x over y is equal to k। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं लिखता हूं y proportional to z, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं, y is equal to kz। ओके, हम इसको लिख सकते हैं y over z is equal to k। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखता हूं z is proportional to x, तो हम इसे क्या कहेंगे, z is equal to kx and z over x is equal to k by, हम इसे कह देते हैं by a b and c। हम क्या लिख सकते हैं, by इक्वेशन a b c हम लिख सकते हैं x over y is equal to y over z is equal to z over x। ये है आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी। तो मीन टू से आपको ये जो कहा गया है, show that each force has magnitude proportional to the sine of angle between other two। इसका मतलब क्या है, सो दैट अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं P, तो ये जो P है ये प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स Q एंड R। इसी तरह अगर हम
क्यू के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्यू जो है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड पी। इसी तरह अगर आर फोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, इनके ऊपर एलिमेंट निकालें बिकॉज ये हमारे पास फोर्सेस हैं। अगर हम आर फोर्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। मीन टू से हम ये शो करना चाहते हैं पी ओवर साइन अल्फा, बिकॉज आपको गिवन है each force show that each force has magnitude proportional to the sine of angle between other two। मीन टू से हर जो फोर्स है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन का एंगल जो कि दूसरे दो फोर्सेस के दरमियान यूज किया गया। अब एंगल है यहाँ पर अल्फा, हम इसे साइन के साथ लेंगे। मीन टू से हम शो करना चाहेंगे पी ओवर साइन अल्फा। इसी तरह हम लिख सकते हैं क्यू ओवर साइन बीटा, बिकॉज आर और पी के दरमियान एंगल क्या है बीटा का। इसी तरह हम लिख सकते हैं आर ओवर साइन गैमा। ये हम शो करवाना चाहते हैं। आप लिखेंगे वी वांट टू शो दैट पी ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू आर ओवर साइन गैमा के फॉर्म में। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक क्या समझा मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है, बेसिकली आपको ये क्वेश्चन लेबनिज़ थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। आपको लिखना है वी हैव अ फोर्स पी क्यू आर एक्ट्स एट अ पॉइंट ओ एज गिवन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस या थ्री फोर्सेस ड्यू टू दिस। मतलब ये सारा स्टेट करने के बाद आप कहेंगे ड्यू टू दिस सम ऑफ ऑल फोर्सेस पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। फिर आप इसके बाद लिखेंगे लेट अस सपोज दैट alpha is the angle between q and r, beta is angle between r and p, and gamma is angle between p and q। ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि as we want to find that each force has magnitude proportional to the sine of the angle between other two। उसके लिए ये लिखने के बाद उसके बाद आप लिख लेंगे we want to find p over sin alpha is equal to q over sin beta is equal to r over sin gamma। Okay respected students, okay यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम सॉल्व करते हैं जो आपको कहा गया कि ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम स्टेटमेंट से ये शो करना चाहते हैं कि ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, मतलब ये हम शो करना चाहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इसको शो करने के लिए आप लिख देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए विद बाय मल्टीप्लाइंग equation 1 with p। ओके, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं p के साथ। ये क्या है p क्रॉस p प्लस q प्लस r। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ओके आप इसको क्या लिख सकते हैं P क्रॉस P प्लस P क्रॉस Q प्लस P क्रॉस R विच इज इक्वल टू 0। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीपल लेते हैं सिमिलर वेक्टर तो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। मैं इसे लिख सकता हूँ A क्रॉस A इज इक्वल टू 0, लेकिन होता क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह लिखते रहते हैं, a क्रॉस a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, सो दैट जो भी वेक्टर हो मैग्नीट्यूड ऑफ a साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, अब ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ मेरे पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा, बल्कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन वाला भी आपने सुना होगा। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई फोर्स किसी एक्सल के पैरेलल आ जाते हैं तो उसके दरमियान एंगल क्या होता है, 0 होता है। अब ये दो वेक्टर्स हैं r क्रॉस r, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनका एंगल क्या होगा, 0 होगा। जब हम इनका एंगल 0 ले लेते हैं तो ये सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन टू से मैग्नीट्यूड ऑफ a साइन ऑफ 0 डिग्री किसके इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। इसी के रिस्पेक्ट में ये जो आपके पास कोफिशिएंट है p क्रॉस p, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p साइन एंगल क्या होगा, इनके दरमियान 0 होगा। आप क्या लिखेंगे p
p sin of 0 which is equal to 0. ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 0 प्लस p क्रॉस q प्लस p क्रॉस r इज इक्वल टू 0. हम इसको ये लिख सकते हैं p क्रॉस q प्लस p क्रॉस r इज इक्वल टू 0. ओके, इसके अलावा स्टूडेंट आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है या नहीं होती? आपसे क्वेश्चन है, जरा सोचिए, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, डॉट मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है. जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ p क्रॉस r इज इक्वल टू r क्रॉस p. क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं. आप कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपके पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ कम्यूटेटिव. ड्यू टू दिस हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास पॉसिबल है r क्रॉस p क्रॉस r हम लिख सकते हैं माइनस r क्रॉस p की फॉर्म में. ओके, तो अगर हम इसी को देखें, हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है p क्रॉस q प्लस p क्रॉस r इक्वल टू 0. अगर हम देखें तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा? मैं अभी आपको बता चुका हूँ, हमारे पास ये इक्वल होगा माइनस r क्रॉस p की फॉर्म में. ओके, अगर हम इसको दूसरी साइड पर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p क्रॉस q विच इज इक्वल टू r क्रॉस p. ओके, आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का. ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझ आ चुकी है. आप फिर लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद, आप किसी r से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या आप q से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? हम ये सारा काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये प्रूव कर सकें मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स यानी कि फोर्स p इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस. ये हम सारा प्रूव करने के लिए हमने पहले अपनी इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू हमारे पास आई थी p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0, हमने पहले उसे मल्टीप्लाई किया है p के साथ. अब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, q के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और आप r के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. हम इसको बाय q के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद q. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लिखें हमेशा. ओके, अब अगर हम इस इक्वेशन को q के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आएगा q क्रॉस p प्लस q प्लस r विच इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास q क्रॉस p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया. हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, q क्रॉस p प्लस q क्रॉस q प्लस q क्रॉस r विच इज इक्वल टू 0. ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इनको यूं लिख लें, नो प्रॉब्लम. तो q क्रॉस q किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा. कैसे? जिस तरह कि मैंने p क्रॉस p इक्वल 0 आपको शो करके दिखाया है. ओके, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, q क्रॉस p प्लस 0 प्लस q क्रॉस r विच इज इक्वल टू 0. आप यहाँ पे लिख दें, साइड पे करके लिख लीजिएगा कि q क्रॉस q इज इक्वल टू 0. ओके ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, q क्रॉस p इज इक्वल टू प्लस q क्रॉस r इज इक्वल टू 0. ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अच्छा अगर मैं इस पोर्शन को चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे किसके साथ चेंज कर सकता हूँ? जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव. सो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, q क्रॉस p को हम लिख सकते हैं माइनस p क्रॉस q की फॉर्म. ओके, तो हम q क्रॉस p की जगह पर रिप्लेस करेंगे माइनस p क्रॉस q, तो क्या आ जाएगा, माइनस p क्रॉस q प्लस q क्रॉस r
दूसरी साइड करने तो हमारे पास क्या आ रहा है, Q क्रॉस R इज इक्वल टू आ रहा है P क्रॉस Q के, हम इसको नाम देते हैं 3 का। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हम इसे रेस कर लें। ओके, बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 ये हमारे पास मेन रिजल्ट है जिसकी मदद से हम ये वाला रिजल्ट प्रूव कर सकेंगे। सपोज दैट मैं कहता हूं x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z। क्या हम फिर इसको इस तरह लिख नहीं सकते? When x is equal to y and y is equal to z, then we can write as x is equal to z। अगर हम तीनों को मिलाएं तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x is equal to y is equal to z। मतलब ये इक्वलिटी होती है, if x is equal to y and y is equal to z, then z is equal to x या x is equal to z आता है। फिर हम इन सब को लिख सकते हैं x is equal to y and y is equal to z। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस P, और इसी तरह P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस Q आ रहा है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, if P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस P and P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस Q, then its mean Q क्रॉस P इज इक्वल टू R क्रॉस P। So we can write as P क्रॉस Q इक्वल आ जाएगा हमारे पास Q क्रॉस R विच इज इक्वल होगा R क्रॉस P के। ओके, ये कैसे हुआ मैंने अभी आपको बताया था कि if x is equal to y and y is equal to z, then x is equal to z होगा, और हम उनको लिख सकते हैं x is equal to y is equal to z। तो इसी तरह हमारे पास इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर भी वही कुछ आ रहा था कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस P, इसी तरह P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस Q। तो हम इन तीन दोनों को मिलाकर कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस R एंड Q क्रॉस R इज इक्वल टू R क्रॉस P की फॉर्म में। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो क्या हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जब हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें तो इनके दरमियान हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास A क्रॉस B है, हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। ओके, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब मैं भी ये P क्रॉस Q और Q क्रॉस R और R क्रॉस P को भी कुछ इसी फॉर्म में लिखने वाला हूँ, जो आपकी हेल्प से ही हो सकता है। जब मैं ये लिखूंगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट हम खुद ब खुद ही प्रूफ कर लेंगे। सो देखते हैं क्या पॉसिबल होता है हमारे पास। अच्छा, पहले हम लिखते हैं Q R क्रॉस Q। आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q साइन ऑफ एंगल। P Q के दरमियान एंगल क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जरा देखें, P और Q के दरमियान एंगल है गैमा। तो आप इसको लिख देंगे P क्रॉस Q मल्टीप्लिकेशन हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q साइन गैमा। ओके, इसी तरह जब हम सॉल्व करेंगे, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे Q क्रॉस R, ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q मैग्नीट्यूड ऑफ R और Q R के दरमियान एंगल क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, Q और R के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास अल्फा है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा। इसी तरह जब हम लिखेंगे R क्रॉस P, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ P साइन ऑफ P और R के दरमियान एंगल क्या है, बीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ बीटा। ओके, बाय रिप्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। ओके, इस पर स्टूडेंट्स आप इनको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं PQ साइन अल्फा, इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं QR साइन, सॉरी ये आपके पास गैमा है या अल्फा है, और इसको क्या लिख सकते हैं R P साइन ऑफ बीटा। ओके, तो P क्रॉस Q की जगह पे PQ साइन गैमा, Q क्रॉस R की जगह पे QR साइन अल्फा,
और r क्रॉस p की जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ v sin बीटा को हम रिप्लेस करें, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड आ चुकी है। तो अब रिप्लेस करें हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या आती है जरा देखते हैं। बाय रिप्लेसिंग p क्रॉस q, q क्रॉस r एंड r क्रॉस p in equation number 3 we can find as pq sin gamma and rq sin अल्फा, क्योंकि r की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ q sin अल्फा। इसी तरह r क्रॉस p किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, rp sin ऑफ बीटा। ओके, हमें तो चाहिए था प्रोपोर्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, जबकि हमारे पास ये टर्म्स आ रही है। हम यूँ करते हैं बाय डिवाइडिंग फ्रॉम ऑल इक्वेशन बाय डिवाइडिंग p q r, हम डिवाइड करते हैं सब साइड से बाय डिवाइडिंग ईच साइड। आप लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग ईच साइड p q r, तो हमारे पास क्या आएगा p q r p q r p q r। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जरा आप गौर करें तो यहाँ पर ये जो पी क्यू है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इसी तरह क्यू आर कैंसिल हो जाएगा इससे, इसी तरह आर पी कैंसिल होगा इससे। हमारे पास बाकी क्या बचेगा, हमारे पास रिमेनिंग होगा साइन गैमा ओवर आर, इसी तरह साइन अल्फा ओवर पी, इसी तरह हमारे पास आएगा साइन बीटा ओवर क्यू। ओके, फिर आप इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, हमारे पास आ चुका है साइन गैमा ओवर आर, साइन अल्फा ओवर पी और साइन बीटा ओवर क्यू। हम इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं, हम इनको अरेंज करते हैं, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा बाय अरेंजिंग साइन अल्फा ओवर पी विच इज इक्वल टू साइन, इसको लिख लें साइन बीटा ओवर क्यू विच इज इक्वल टू साइन, हमारे पास ये आ जाएगा, हम अरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास बाय अरेंजिंग आप लिखेंगे, बाय अरेंजिंग हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा ओवर पी इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर क्यू इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर आर। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जरा गौर करें, हमें जो रिक्वायर्ड था वो ये था p ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू q ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू r ओवर साइन गैमा की फॉर्म में, जबकि हमारे पास जो रिजल्ट आ चुका है वो क्या है, साइन अल्फा ओवर p इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर q विच इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर r के। मतलब हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, जस्ट आप लिखेंगे बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑल द इक्वेशन, तो वी गेट अ रिजल्ट। हम इसको रेसिप्रोकल ले रहे हैं सबका, मीनू से सबका उल्टा ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा p ओवर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू q ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू r ओवर साइन गैमा, जो हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लेमिस थ्योरम को स्टडी किया है, जो कि आपके पास 3 तरह से एग्जाम्स में आ सकता है। पहले तो क्या तरीका है, पहले आपके पास आ सकता है स्टेट एंड प्रूव लेमिस थ्योरम, या फिर आपके पास आ सकता है इफ अ बॉडी या इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस या 3 फोर्सेस या कंकरेंट फोर्सेस, फाइंड ईच फोर्स हैव मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। ये भी आपके पास आ सकता है, या फिर आपके पास इस तरह आ सकता है P show that P over sin alpha is equal to Q over sin beta is equal to R over sin gamma। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे जीमेल अकाउंट animaji235@gmail.com पर भी मुझे मेल कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।